नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो 14.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, क्योंकि हमने एक उदाहरण कर लिया था इससे पहले की वीडियो में। तो आज हम उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 ये देखो इस प्रकार से है कि दो पासे फेंके जाते हैं और पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो लिखा जाता है। तो इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करनी है। जो है 4 ऐसी घटनाएं दे रखी है, इन पर हमें विचार करना है। और फिर इसके अलावा इन घटनाओं में से युग्म परस्पर अपवर्ती है वो हमें छांटने की कौन कौन सी घटनाओं की जो युग्म है वो परस्पर अपवर्ती घटनाएं होंगी, हमें वे छांटने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या होती हैं। तो परस्पर अपवर्ती घटनाएं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, परस्पर अपवर्ती घटना क्या होती है। परस्पर परस्पर अपवर्ती अपवर्ती घटनाएं। तो अब परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या होती है। देखो, अब परस्पर अपवर्ती घटनाओं का मतलब होता है ऐसी कोई भी दो घटनाएं जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है ना। देखो, दो घटनाएं, ऐसा कोई भी दो घटनाएं जैसे कि घटना ए और घटना बी का जो इंटरसेक्शन है, यदि वो फाई आ गया है हमारा, फाई मतलब एक रिक्त समुच्चय है। तो जो रिक्त समुच्चय है मतलब वो शून्य है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वे घटनाएं क्या होंगी, अपवर्ती होंगी। देखो, फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब हुआ कि उन दो घटनाओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके बराबर होगी, 0 के। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है हम उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इससे कोई सवाल का जो हम हल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल। तो सबसे पहली बात, इसे आप रफ कर देते हैं। देखो भाई, अब सबसे पहले जो है दो पासों का जिक्र हुआ है। जब दो पासे हैं तो हमें देखना है कि दो पासों में कुल केस कितने होंगे। तो टोटल जो केस होंगे, देखो एक पासे में 6 होते हैं। जब दो पासे हम उछालते हैं तो उसमें जो टोटल केस हो जाएंगे 6 36। इसका तरीका हमने बताया था लास्ट की वीडियो में। इस प्रकार से निकालते हैं कि 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कि दो पासे हैं तो 6 36 हो जाएंगे। तो 36 केस बनेंगे। तो 36 केस जो है हम यहाँ को लिख लेते हैं पहले कि कौन से 36 केस होंगे। देखो, वो किस केस इस प्रकार से होंगे। देखो, जैसे कि हमने लिखा यहाँ से जो है केस हम पहले देखते हैं। देखो, 1 और 1 ये पहले वाले पासे में आए, सपोज करो। फिर 1 और 2, इसी प्रकार से 1 3 और 1 और 4, 1 एंड 5 और 1 6। ये जो है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, 1 के साथ क्या आ गया, 2। इसी प्रकार से 1 के साथ कितना आ गया, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 1 है ना। यहाँ पर आएगा 2, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा, देखो यहाँ पर सब कोमे लग जाएंगे सब। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, फिर आ जाएगा 2, 5, और ये हो जाएगा 2, 6। ये सब जगह हम कोमे लगा देंगे। अब फिर इसी प्रकार 3 वाली चीज चलिए। देखो यहाँ पर तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6 ये आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6। ये जो है हमारे पास सीरीज जो है इस प्रकार चल रही है। 5 के ले लेंगे तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5, 6। अब ये आ जाएंगे 6 वाले। तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। तो ये कुल केस जो है हमारे 36 हो चुके हैं। तो ये कुल केस आ गए हमारे पास। तो ये हमारे कुल केस का मतलब है ये हमारे सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एस है। एस मतलब सैंपल स्पेस। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसको इस प्रकार से है ना, बंद कर दिया, किसमें, ब्रैकेट में मतलब, है ना, क्योंकि ये क्या हमारे पास समुच्चय है।
तो ये हमारे जो है एक सेट आ गया, मतलब सैंपल स्पेस आ गया। अब इसके बाद देखो सवाल के अकॉर्डिंग देखते करते हैं, सवाल में क्या लिखा है, देखो ये घटनाएं लिखी, पहली घटना है, दूसरी घटना है। तो देखो पहले ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मतलब ये है कि प्राप्त योग सम संख्या होनी चाहिए, कि हमें देखना कि सम संख्या कहां पर हो रही है। तो पहला हमें ए के बारे में लिखना है कि हमें देखना है कि सम संख्या कहां पर हो रही है। तो देखो सम संख्या का मतलब है इनको जोड़ने पर सम संख्या आनी चाहिए। देखो जैसे कि हमने इसको जोड़ा है ना, इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या आ रही है, लेकिन इसको जोड़ने पर सम संख्या तो नहीं आ रही होगी, है ना, लेकिन इसको जोड़ेंगे सम संख्या आ रही है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको जोड़ा। तो यूं सपोज करो इनको जोड़ने पर हमारे पास जो ए है ना, जैसे कि पहला केस बन गया हमारे पास। अब इसी प्रकार से सम संख्या देखनी है हमें कहाँ कहाँ आएगी, है ना। ये नंबर 1 हो गया, है ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास इस प्रकार से ये नंबर 2 हो जाएगा, इनका योग जो है कितना आ गया, 3 आ गया है। इसी प्रकार से इनका योग देखेंगे भाई इस प्रकार से, तो इनका योग 3 आ गया है, सॉरी इनका योग कितना आ गया है, देखो इनका योग 2 आ गया है, यहाँ पर इनका योग 2 आ गया है, जो पहली बात हो। इनका योग इनको जोड़ने पर 3 आ गया है, इनका योग कितना आ गया है, 4। इसी प्रकार से अब इनको देखेंगे, है ना, ये देखेंगे इस प्रकार से, देखो भाई इस प्रकार से इनको करा, फिर हमने फिर इनको करा, और फिर ये देखो ये वाली संख्या ये हो जाएगी। इनको हम योग करेंगे इनका, जब हम इनका योग करते हैं इस प्रकार से, देखो थोड़ा सा गलत हो गया, ये इस प्रकार से आएगा, इनका जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसका योग करेंगे, फिर इनका योग करा, और फिर ये, तो कुल केस कितने बन रहे हैं वो देखेंगे। देखो 1 यहाँ पर इनको जोड़ने पे कितना आएगा, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, इनको योग करने पर 6 आ गया है, इनका योग करने पर 7, इनका योग करने पर 8, इनका योग करने पर 9, इनका योग करने पर 10, इनका योग करने पर 11, इनका योग करने पर 12 आ गया। तो योग तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ये योग हो रहा है, इनको हम जोड़ रहे हैं तो मतलब ये योग प्राप्त हो रहा है हमें, इनका योग इनको जोड़ने पर। अब देखो ए में जो केस है हम पहले उनको ले लेते हैं। ए में क्या बात कही गई है कि प्राप्त योग ए बराबर करते हैं हम, ए बराबर जो है हम यहाँ को लिख लेते हैं ए बराबर, कि भाई ए की क्या बात है, ए बराबर क्या कह रहा है कि प्राप्त योग, प्राप्त बस लिखा तो है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ए में क्या लिखा है, ए बराबर जो होगा वो डायरेक्ट कर लेते हैं, ए बराबर होगी प्राप्त योग सम संख्या है, कि हमें सम संख्या देखनी कि सम संख्या कहाँ कहाँ पर होगी, वो योग होगा हमारा ए के बराबर। तो देखो भाई ए बराबर जो हो जाएगा, पहली बात इनको जोड़ने पर देखो जैसे पहला वाला केस बन गया 1 1, तो ये हो जाएगा 1, 1 ये हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो सम संख्या कहाँ कहाँ बैठेगी, देखो यहाँ पर तो 3 आ रहा, इनको जोड़ने पर इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, मतलब 4 6 8 10 और 12 पर इनका जो योग होगा वो सम संख्या होगी। इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगी, ए की जो है, ठीक है। तो ए में जो है हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये वाली संख्या लिख लिया, ये वाली, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1, 3, फिर 2, 2, फिर 3, 1, ये इनको जोड़ेंगे, फिर 5 वाला छोड़ो 6 वाला, तो 6 वाली संख्या कौन सी है, देखो ये वाली संख्या है, ये वाली है, तो 1, फिर 2, 2, 4 सॉरी, फिर है 3, फिर है 4, 2, फिर है 4, 2 के बाद 5, 1, ये है। फिर आगे देखो भाई 5, 1 हमने कौन जोड़ दिए, 5, 1 ये वाले जोड़ दिए, 7 वाले छोड़ दो, 8 वाले देखो यहाँ पर है, 2, 6 से स्टार्ट करते हैं, 2, 6, फिर 2, 6, 3, 8, सॉरी 3, 5 है, 4, 4 है, फिर है 5, 3, के बाद है 5, 3, 6, 2, इनको जोड़ने पर 8 आ गया है। अब 10 वाले लिख लेते हैं, तो 4, 6, 5, 5 और 6, 4 इनको 10, अब 12 ये 6, 6, तो ये प्राप्त योग जो है इनका सम है, प्राप्त योग सम है, सम संख्या आ रही है, इनको जोड़ लेंगे, देखो कहीं भी जोड़ लो आप, तो ए का मान जो है हमारा ये निकल गया, मतलब ए का मान हमारा प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार जैसे हमने ए निकाला है, तो अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, तो बी हम यहाँ को लिख लेते हैं,
हमने लिखा यहाँ पर b बराबर, देखो b बराबर क्या है कि प्राप्त योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज मतलब 3 से कट जाए, 3 3 1 3, फिर 3 दूनी 6, 3 3 3 4, इस प्रकार से। तो देखेंगे कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, जो 3 का गुणज हो मतलब 3 से कट जाए, तो 3 से कटने वाली संख्या ये वाली हो रही है। देखो 3 को जोड़ने पर 3 आ गया है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 3,1, सॉरी 3, नहीं 2,1 है ना। प्राप्त योग 3 का गुणज जोड़ने पर 3 का योग तो 2 आ जाएगा, कोमा फिर एक ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो भाई 2,1 और 1,2, एक तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का गुणज 3 दूनी 6, 6 देख लेते हैं भाई, 6 वाली संख्या 6 वाली ये है, ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें, 6 वाला जो है ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखो भाई 1,5, फिर 2,4, फिर 3,3, देखो भाई 3,3 के बाद है 4,2, 4,2, 4,2 के बाद है 5,1, यहाँ लिख दिया हमने 5,1, फिर 3, देखो 3 6 आ गया, 3 4 9, फिर ये वाली लिख लो, ये वाली संख्या जो 9 वाली है ना। तो देखो 3,6, 3,6 जोड़ने पर 3 का गुणज हो गया है, 4,5 हो गया है, और फिर हो गया है 5,4, और फिर इसके बाद है 6,3, 6,3, फिर है 3 चौक 12, 12 का मतलब 6,6, 6,6, ये संख्या है हमारी 3 का गुणज। चलो भाई, तो हमारे पास ए भी निकल गया और ये बी भी हमें प्राप्त हो गया। तो ए और बी तो हमने प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार देखो सी देखेंगे, सी क्या है, क्योंकि भाई सी बराबर क्या है, तो हम सी को पहले पढ़ेंगे है क्या। देखो सी में, तो सी में देखो क्या लिखा अभी, सी में लिखा है कि प्राप्त योग 4 से कम हो, तो जोड़ने का 4 से कम संख्या आनी चाहिए। प्राप्त योग 4 से क्या हो, कम हो, तो 4 से कम का मतलब है, तो जोड़ने का 4 से कम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 4 से कम है ना। तो 4 से कम तो एक तो ये वाली जुड़ेगा, देखो 1,1, फिर ये 2,1 और 1,2, इनको जोड़ने पर जो है 4 से कम संख्या आएगी। अब डी प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे हम डी बराबर, डी बराबर क्या है वो उसको देख लेते हैं। प्राप्त योग 11 से अधिक है, 11 से अधिक मतलब एक ही संख्या है यार, 11 से अधिक 6,6 है ना, ये हमारे पास 11 से अधिक है। तो ये डी, ए बी सी डी हमने निकाल ली है संख्या पूरी। अब देखो सवाल में जो लिखा है हम उसको देखते हैं, उसमें समझते हैं कि आप क्या उसने पूछा है। पहली बात उसने देखो क्या पूछी है, पहली बात उसने पूछी है कि अपवर्ती घटना हमें प्राप्त करनी है। और अपवर्ती घटनाओं के बारे में देखो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो उनका इंटरसेक्शन है, कोई भी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन जो है, ये देखो फाई है, ठीक है, तो वो अपवर्ती है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बारे में देखते हैं भाई, क्या इनमें कोई कॉमन है। मतलब हमने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कोई कॉमन है। यदि कॉमन है, ठीक है, तो वो अपवर्ती नहीं। तो देखो ए और बी में तो देख लो भाई, ए और बी में क्या हमारा कॉमन आ गया है ना। तो ए और बी में तो बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन है, जैसे कि देखो यहाँ से है, ये देखो 1,5 आ गया है ना, 1,5, ये पूरी सीरीज 2, ये पूरी कॉमन आ गया। तो हम लिख लेते हैं, देखो जो कॉमन है ना, 1,5 है, 1,5 यहाँ पर कॉमन है, फिर 2,4 यहाँ पर कॉमन है, 3,3 यहाँ पर कॉमन है भाई, और 4,2 कॉमन है। इसके अलावा 5,1 भी है, 5,1 भी है, और इसके अलावा 5 के बाद है 6,6 भी तो है, 2,6, वो इसमें नहीं, तो छोड़ो, ये वाली लाइन तो नहीं होगी, फिर ये होगी 6,6 वाली जो हुई है, 6,6, तो 6,6 है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसका मान आ गया इंटरसेक्शन वाला 6,6। देखो भाई, तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ से कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ए और बी में जो है ये संख्या हमारी कॉमन है, तो इसका मतलब ये ए और बी जो है ना वो अपवर्ती नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, देखो समझो बात को, कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 5 के आ रहा है, वो 5 के बराबर नहीं आ गया है, क्योंकि ये सारा कॉमन आ गया है, 5 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ए बी परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। अब ए और बी निकाले, अब ए और सी देख लो भाई, ए और सी के बारे में चेक कर लो कि ए और सी देख लो, इनका इंटरसेक्शन निकाल के देखो कि ए सी में कोई कॉमन है क्या। तो देखो ए और सी में चेक करते हैं भाई क्या हमारा कॉमन आ गया है, उसको देख लेते हैं। तो हम ये देखेंगे ए और सी में
देखो सी वाला ये लिखा 1,1 और ए वाला ए 1,1 इसमें भी आ गया, दोनों में है, तो 1,1 तो दोनों में आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी जो है हमारा परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। अब ए के साथ डी देख लेते हैं, ए और डी में चेक कर लो भाई, ए इंटरसेक्शन, देखो भाई ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी बराबर कितना होगा वो देखना है हमें, ठीक है ना। तो ए और डी में देखो भाई, ए में देखो एरिया 6,6 और डी में भी 6,6 है, तो दोनों में है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि भाई ए और डी परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5, तो ए और डी भी क्या है, परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। देखो हमने ये सब चेक कर ली। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे भाई, देखो इसके बाद जो है हम चेक करते हैं बी और सी, देख लेते हैं एक बार, बी और सी चेक कर लेते हैं। देखो भाई है ना, ए और डी के बाद हम बी और सी चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा तो बी इंटरसेक्शन बी और सी बराबर, क्या इनमें कोई कॉमन है वो देख लो भाई, है या नहीं। तो बी और सी में देख लो, बी और सी में हम देख रहे हैं, बी कहाँ है, बी और सी ये दोनों है। देखो भाई ये एक कॉमन एक तो इसमें नहीं है, लेकिन दो ये दोनों तो है, ये दोनों ये, तो हम ये कह सकते हैं भाई 1,2 और 2,1 ये आ गया इसमें कॉमन, तो ये परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है इसमें। क्या समझे, आप ये कह सकते हैं कि भाई बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं है, मतलब ये परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। अब इसके बाद देखो बी और सी हो गया, बी के साथ डी देख लो भाई, बी इंटरसेक्शन डी देख लो बराबर किसके होगा, बी और डी के। तो बी और डी, तो बी में देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और डी में ये आ रहा है 6,6, तो बी और डी भी नहीं हो रही है भाई, 6,6 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई बी में 6,6 आ गया है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बी डज नॉट, है ना, हम ये कह सकते हैं भाई, देखो यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देते हैं आप, हम ये कह सकते हैं कि बी डज नॉट, है ना, बी इंटरसेक्शन, है ना, डज बी इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं, तो ये भी मतलब बी और डी भी परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। तो हमें तो बतानी कौन सी है, तो बी और डी हमने चेक कर लिया। अब बी और डी के बाद हम क्या चेक करते हैं, देखो भाई सी और डी को चेक कर लेते हैं एक बार, सी और डी चेक करो, सी और डी, देखो सी एरिया और डी एरिया, सी और डी में हम चेक कर रहे हैं भाई, देखो सी के अवयव ये रहे और डी के अवयव ये रहे, तो सी और डी में तो कोई कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो तभी तो कह सकते हैं वो अपवर्ती है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि सी और डी हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी बराबर 5, ये बराबर है 5 के, सी और डी क्या है, आते हैं, हम ये कह सकते हैं आते हैं सी व डी, सी व डी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो सी और डी जो है परस्पर अपवर्ती घटना है और इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 ये है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और ये 3 घटनाएं थी और उसके बाद सवाल में पूछा क्या है, उसको समझेंगे कि क्या यह परस्पर अपवर्ती घटना है और क्या ये निषेध घटना है, मतलब निषेध घटना भी बतानी है और परस्पर अपवर्ती घटना भी बतानी है। तो हम ये कह रहे थे कि परस्पर अपवर्ती घटना का तो मतलब समझ में आ गया हो, क्योंकि कोई वे घटनाएं जिनका जो है इंटरसेक्शन क्या हो 5 हो, और ये होता है निषेध घटना क्या होती है कि निषेध घटना में होती है कि वे घटनाएं होती हैं कि जिनका जो है यूनियन क्या होता है, जिनका यूनियन क्या होता है सैंपल स्पेस के बराबर आ जाती है। यदि उनका जो घटना घट रही है हमारी और उनको हम यूनियन निकालते हैं और वो यदि सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है, एस के बराबर आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे उसे कह देंगे कि निषेध घटनाएं हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जब ये सवाल जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसका हल। अब देखो सवाल को समझते हैं। सबसे पहली बात हुई कि सिक्का तो एक है लेकिन 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछाला गया है तो उसका तरीका समझो। देखो क्या है,
तो पहले तो जो है हम क्या कर रहे हैं कि उनके जो टोटल केस है वो निकालते हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो उसके केस देखेंगे पहले हम कि इसको देखो ये होते हैं कि इसमें कितने केस बनेंगे। तो 2 की घात 3, क्योंकि 3 बार उछाले ना, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 का मतलब 8, टोटल 8 केस बनेंगे। तो इसको 8 केस कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखो 8 केस निकालने का तरीका ये होता है, देखो 4 बार शुरू में हेड लिख लो, पहले आप 4 बार हेड लिख लिया, फिर 4 बार टेल लिख लो, फिर 2 बार हेड लिखो, फिर 2 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिख लो, फिर 2 बार टेल, और फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अच्छा हेड टेल का मतलब समझते क्या है, देखो हेड, हेड एच, एच का मतलब क्या होता है, देखो चित, और एक होता है पट। तो हेड का मतलब क्या होता है, चित, और एक होता है टेल, उसका मतलब होता है पट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, हेड मतलब चित और टेल मतलब पट, तो ये होता है। तो सवाल में क्या पूछा था, यही है कि ये बताना है हमें, ठीक है। हेड और देखो चित प्रकट होता है ना, और इस पे क्या है चित प्रकट, ठीक है। तो यही हमें दिखाना है। अब देखो, अब इसको सैंपल स्पेस में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, हम ही कह सकते हैं, ये तो हमारे पास टोटल केस आ गए, तो हम लिखेंगे एस बराबर। तो एस बराबर इनको लिखने का तरीका ऐसे होता है, देखो एच एच एच, ये पहली बात होगी, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी और टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, और फिर लिखेंगे हम टी टी एच, और फिर लिखेंगे टी टी टी। बस ये जो है हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो सैंपल स्पेस तो हमने निकाल दिया, अब घटनाएं देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं है ना। देखो भाई घटनाएं मतलब ए बराबर क्या है, तो ए की बात क्या कही इसमें, सवाल में ए बराबर लिखा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, ये बात कही गई है सवाल में कि कोई चित्त प्रकट प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। जब कोई चीज प्रकट नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं भाई ए बराबर क्या होगा, चित्त, चित्त मतलब उसमें हेड नहीं आना चाहिए कहीं भी, ठीक है। चित्त मतलब हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड नहीं आना चाहिए, देखो ये रहे केस। तो हेड तो बस एक ही केस है ये वाला, जिसमें कहीं भी हेड नहीं आ गया, और नहीं और सब में हेड तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन टी टी में यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि इसमें कोई भी, ऐसा तो एक ही केस बन गया है, वो है टी टी और टी, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक ही केस बना, ए का मान हमने निकाला, ए बराबर जो हमारे पास ये आ गया। अब देखो तथ्यता का आगे लिखा है बी, बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएगा कि भाई तथ्यता एग्जैक्टली, तथ्यता का मतलब क्या होता है, तथ्यते है ना, एक चित्त प्रकट हो। देखो कहने का मतलब क्या है, प्रकट होता है, चलो भाई होता है। तथ्यते मतलब एक चित्त तो होना ही चाहिए जरूर, एग्जैक्टली एक तो हो, ये बात पक्की है, तो एक जरूर होना चाहिए उसका, ठीक है। एक चित्त, ठीक है भाई, तो वो देख लेते हैं, हम कह सकते हैं बी बराबर जिसपे एक चित्त हो। तो एक चित्त मतलब एक हेड हो, तो हेड कहाँ कहाँ पर है, एक कम से कम एक हेड होना चाहिए, जहां जहां एक हेड है तो देख लो कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें तो एक हेड का मतलब है, एक हेड हमारे ये आ गया, देखो एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इनको लिख लेते हैं, तो एक तो बन गया है एच टी टी, ये पहली बात। फिर दोबारा सा बन गया यहाँ पर टी एच टी, और एक और बनेगा यहाँ पर टी टी एच। इसमें क्या है, देखो हमने 3 केस लिखे और तीनों में क्या है भाई, हेड जो है बस एक ही बार आ गया है, इसमें एक और हो, हाँ 3 ही आएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास क्योंकि 3 ही है, इन तीनों में जो है हमारे पास एक ही बार हेड आ गया, तथ्य का मतलब एक ही होना चाहिए भाई हेड, तो एक ही हेड है भाई, तथ्य मतलब एक ही हेड है। सी का मतलब समझ लेते हैं, सी बराबर क्या, सी के बारे में क्या कहा उसने, ये कहा है कि कम से कम एक, कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 चित्त हो, 2 क्या हो चित्त, चित्त प्रकट हो।
मतलब कह दिया उसने भाई कम से कम दो तो होने चाहिए भाई, फिर कट होते हैं, तो कम से कम दो हो या दो से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई कम से कम दो कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं सी बराबर कम से कम दो। तो यहाँ पर देखो भाई दो है ना, ये कैसे, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, ठीक है ना। तो इनको लिख लेते हैं पहले। देखो भाई दो हेड तो है रहे, फिर दो हेड यहाँ पर भी है एच टी एच, दो हेड यहाँ पर भी है टी एच एच। अब इसके अलावा देखो इसमें एक और आ जाएगा, समझे, इसमें एक और आ जाएगा, क्योंकि कम से कम दो चित हो, कम से कम हो ना, कम से कम दो तो होने चाहिए, तो कम से कम हर जगह दो दो एच आ गया है, चित आ गया है, कम से कम, तो कम से कम दो तो है, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो दो से अधिक कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाली केस भी इसमें आएगा, एच एच एच, ये वाला केस भी इसमें आ जाएगा। तो ये सी का मान आ गया हमारे पास। तो हमने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया और सी भी निकाल लिया, ए बी सी हमने तीनों निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो सवाल में तीन केस की बात हो रही है, तीन सिक्के हैं, तो हम क्या निकालते हैं, और हमें ये देखना है कि इसका अपवर्ती भी निकालना है और निषेध घटना भी निकालनी है, और सिक्के कितने हैं, मतलब एक और तीन बार उसे उछाला गया, तो तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं पहले, तीनों का पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन क्यों निकालते हैं, क्योंकि परस्पर अपवर्ती घटना देखनी है हमें, ठीक। दूसरी बात, निषेध घटना देखनी है, तो उसके लिए हम तीनों का क्या निकाल लेंगे, एक साथ यूनियन निकाल लेंगे। तो हम देखो अब हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, तीनों का, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या बताओ, तीनों में देखना है कि तीनों में कोई चीज हमें कॉमन मिल रही है, बस वो देखना है। बताओ भाई तीनों में कोई चीज कॉमन है, जरा देख के सोच समझ के बताओ क्या चीज कॉमन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर टी टी लिखा है, तो यहाँ पर तो कहीं है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक। बी वाली संख्या, जो बी वाली संख्या वो इसमें नहीं है, और बी वाली जो संख्या आ रही है वो इसमें भी नहीं है। अब सी वाले देख लो, सी वाली संख्या जो इसमें है वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मतलब तीनों जो है हम ये कह सकते हैं भाई कि ये जो है समुच्चय क्या फाई आ गया, ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है परस्पर अपवर्ती घटना है। चलो भाई अब इसका तीनों का यूनियन निकालते हैं। हमने निकाला ए यूनियन बी और यूनियन सी। क्या देखो इसको जोड़ लो, फिर इन तीनों को योग कर लो, फिर इनको सबको मिलाकर लिखना है हमें, और सबको मिलाकर लिखने के बाद हमारे पास ये घटना सैंपल स्पेस बन जाएगा। आप देख लो अभी देखो ये वाली संख्या टी टी ये रही, फिर ये जो संख्या है जिसमें जो है एक बार हेड आ गया, तो एक बार हेड वाली संख्या तीनों ये रही, और ये चारों जो संख्या थी वो जिसमें ये वाली संख्या आ गई, दो दो बार आ गई, तो ये सब इसमें आ गई, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। ये यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा, इस एस के बराबर आ जाएगा, सैंपल स्पेस के इसके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी निषेध घटनाएं हैं, ये हमारी क्या सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं अतः ए कोमा बी व सी, है ना, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्ती अपवर्ती तथा तथा परस्पर अपवर्ती तथा निषेध तथा तथा निषेध भी लिखा, तथा निषेध तथा नि और शेष तथा निषेध घटनाएं हैं, तथा निषेध घटनाएं हैं, तथा निषेध घटनाएं हैं। बस ये जो है हमारा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो अब जो है इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो हमने पूरे कर लिए थे, अब इसके जो है सवाल करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं देखो, और पहला सवाल ये है कि एक पासा फेंका जाता है और मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर संख्या सम संख्या दर्शाता है, तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। मतलब हमें ज्ञात करना है कि दो घटना हमारे पास ई और एफ के नाम से दे रखी है, जैसे कि सवाल में लिखा है ई के लिए हम कह सकते हैं वो संख्या 4 दर्शाएगा, और एफ जो है जो पास में सम संख्या होती है वो उसको दर्शाता है। अब हमें ये सिद्ध करना है या ये दिखाना है कि हमें बताना है कि ये ई और एफ जो है वो क्या परस्पर अपवर्ती घटना है या नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो पहली बात देखेंगे पासा कितने हैं भाई, तो एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाता है तो हम लिखते हैं इसका हल। देखो भाई, और क्योंकि देखो पासा तो एक ही है ना, जब एक पासा होता है तो टोटल केस उसमें कितने बनते हैं, 6 केस बनते हैं।
तो S बराबर सैंपल स्पेस क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S का मान आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। अब जैसे देखो सवाल में लिखा है कि भाई, सवाल में लिखा है कि घटना E, घटना E मतलब E बराबर क्या है भाई, पासे पर संख्या, देखो पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। ये बात कही है। कहने का मतलब क्या है इसका, कि हम ये कह सकते हैं कि भाई E बराबर जो है वो 4 है, बस। अब लिखेंगे F बराबर क्या है, सवाल में जो लिखा है कि घटना F पासे पर सम संख्या दर्शाता है, पासे पे जो है सम संख्या दर्शाता है, यहाँ लिख देंगे चाहे तो हम कि भाई पासे पर सम संख्या दर्शाता है, ये बात कही है सवाल में। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो F बराबर होगा वो सम संख्या देख लो कौन कौन चीज में, एक तो 2 है, 4 है और 6 है, तो ये F की वैल्यू आ गई। तो E और F की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या निकालना है कि हमें देखना है कि वर्दी है या नहीं है, क्या E और F में देखना है कोई कॉमन है या नहीं है। तो हम देखेंगे भाई E इंटरसेक्शन F, तो हम ही देख रहे हैं E इंटरसेक्शन F जब हम निकाल रहे हैं तो E में 4 आ गया है और F में भी 4 आ गया है, तो इसमें 4 जो है कॉमन आ गया। जब ये 4 कॉमन आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई E इंटरसेक्शन F और नॉट इक्वल टू 5, ये 5 मतलब 0 नहीं है, ये 5 मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है ये। तो हम ये कह सकते हैं E तथा F परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। उसने पूछा है या नहीं है, बताना है क्या आगे, तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कॉमन आ रहा है 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अपवर्ती घटना नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आते हैं E तथा F परस्पर अपवर्ती घटना है ना, परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भाई परस्पर ये अपवर्ती घटना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब जो है दूसरा सवाल करते हैं, और दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा सवाल है कि एक पासा फेंका जाता है, तो इसमें पासा जो है एक ही है, तो एक ही पासे का जिक्र हुआ है। तो जब हम इसका हल करेंगे, देखो हम लिख लेते हैं, हल करेंगे तो S सैंपल स्पेस S बराबर, क्योंकि पासा तो एक ही है तो टोटल केस तो 6 बनेंगे ना, तो हम लिख सकते हैं भाई S बराबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 एंड 6। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सैंपल स्पेस निकाले, क्योंकि एक पासे का जिक्र इसमें हुआ है, ये घटनाएं हमें दे रखी है निम्नलिखित। अब इन घटनाओं में देखो A B C D E और F तक की वैल्यू हमें दे रखी है डाटा। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हमें इनका मान निकालना है, A B C D E F का। तो सबसे पहले हम A का मान निकालते हैं कि A बराबर है क्या। तो देखो भाई A बराबर क्या कहा गया है सवाल में, वो देख लेते हैं। सवाल में ये कहा कि A बराबर जो है ना, संख्या 7 से कम है, मतलब 7 से कम संख्या होनी चाहिए। 7 से कम संख्या क्या है अभी, तो बिल्कुल सही बात है, संख्या 7 से कम ही तो है, तो सही बात है। तो A का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास डायरेक्ट A का मान आ गया, जैसे कि जो सवाल में दे रखी थी जो कंडीशन, जो जानकारी, उसी को अकॉर्डिंग हमने क्या A का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार से देखो B के बारे में बात कही गई है। B के बारे में क्या बात कही गई इसको समझते हैं। B में ये कहा गया है कि संख्या 7 से बड़ी है। क्या आप एक बात बताओ कि 7 से बड़ी जो हमारा सैंपल स्पेस है, हमें तो उसमें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर तो 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, तो 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, 0 का मतलब 5 है ना, 0 समुच्चय कह दो या कह दो 5 रिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त समुच्चय मतलब 5। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 5 आ गया, B का मान निकल गया। अब निकालते हैं हम C का मान। देखो C के मान में पहले हम पढ़ लेते कि C है क्या। तो C में लिखा है संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब क्या होता है, जो 3 से क्या हो जाए, 3 के बारे में जो संख्या आ रही है उसके बारे में हमें लिखना है। तो C बराबर देख लो भाई, 3 गुना 3 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। कौन कौन सी संख्या आ रही है वो देख लेते हैं। एक तो देखो 3 ही आएगी, 3 का गुणज है, 3 गुना 3 और 3 दूनी 6, 6 आ जाएगी। तो ये C का मान हमारे पास निकल गया। अब निकालते हैं हम D बराबर। देखो भाई D के बराबर में क्या है कि D के बारे में देख लेते हैं कि D के बारे में क्या कहा गया है।
संख्या 4 से कम है, तो संख्या जो है 4 से कम, बिल्कुल सही बात है, 4 से कम संख्या में दे रखी है। देखो 4 से कम, यहाँ 1 भी 4 से कम है, 2 भी, 3 भी 4 से कम है, तो ये तीन ही संख्या तो है 4 से कम, तो 4 से कम तो ये संख्या है अभी, तो डी का मान भी जो है हमारा निकल गया, ये 4 से कम है। अब निकालते हैं हम ई बराबर, देखो 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, देखो भी हम लिखेंगे यहाँ पर ई बराबर, और 4 से बड़ी सम संख्या, तो ये सैंपल स्पेस है, 4 से बड़ी संख्या तो 5 और 6, लेकिन सम संख्या 6 है, तो यहाँ पर 4 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम 6, तो हमारे पास ई निकल गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम एफ। देखो भाई एफ में क्या कहा गया है कि संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए संख्या, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो है देखो जैसे कि यू भी 3 से कम है, यू भी 3 से कम है, 2 भी, और ये 3 से कम है या 2, नहीं तो 3 तो है, तो 3, 4 3 से कम नहीं है, 5 भी 3 से कम नहीं है, और 6 भी 3 से कम नहीं है, तो ये जो संख्या आ गई 3 4 5 6, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये एफ का मान आ गया। तो हमने क्या करा, एफ तक का मान हमने निकाल लिया, मतलब ये जो डाटा हमें दे रखा था उसकी वैल्यू हमने इधर निकाल ली। अब जो सवाल में उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं। देखो पहली बात क्या कहा गया है कि पहली बात पूछी गई सवाल में कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देख लो भाई, हमें ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों को जो है मिलाकर हमें लिखना है यूनियन, तो ए और बी के जो अवयव उनको मिला दो, देखो ए में ए लिखे और बी में लिखा पाई, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा। देखो ए का मान तो ये दे रखा, यूनियन है, बी का मान है रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय जब दोनों को मिलाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ए यूनियन बी का मान ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन और बी बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, तो दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दिया ही नहीं कुछ, तो रिक्त समुच्चय है, जब कुछ कॉमन नहीं दे रखा तो वो क्या है, रिक्त समुच्चय है, कॉमन है नहीं इसमें। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस समझना है आपको कि भाई इसका इंटरसेक्शन है, देखो ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं कि कोई कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं तो फाइव है, बस फाइव लिखा हमने इंटरसेक्शन ए और बी का। अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, देखो इसके बाद बी यूनियन सी निकालते हैं, देखो बी यूनियन सी, बी और सी में देखते हैं क्या, देखो बी में तो 5 दे रखा है और सी में दे रखा 3,6, तो बस ये आ जाएगा, जब इसका निकालते हैं यूनियन बी यूनियन सी 3,6 आ जाएगा, ठीक है ना, यो हमें यूनियन सबको मिलाकर लिखना है, तो 3,6 आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो यूनियन आएगा 3 है, 3,6। अब उसके बाद बी यूनियन सी निकाल दिया हमने, अब ई निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान ज्ञात करते हैं, तो ई में देखेंगे, ई का मान देखो हमें दे रखा 6 और एफ का मान दे रखा है हमें क्या, ये वैल्यू दे रखी है हमें, और कॉमन पार्ट में निकालना है, तो कॉमन पार्ट जो दोनों में कॉमन है वो 6 ही है, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 6 है दोनों में, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ के बाद हम निकालना डी इंटरसेक्शन ई, यहाँ लिख लेंगे हम डी इंटरसेक्शन ई, तो डी इंटरसेक्शन ई, और डी और ई में देखेंगे, देखो डी का पार्ट ये है और ई का ये है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, तो डी और ई में तो कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि ये अलग है इसके अलग है अवयव, तो जब कॉमन नहीं है दोनों में तो क्या है, रिक्त समुच्चय फाई आ गया, तो इस प्रकार से जो हमने डी और ई निकाल लिया। अब देखो आगे क्या निकालना हमें, डी और ई के बाद ए माइनस सी, तो ए माइनस सी बराबर, देखो ए में से सी वाले पार्ट हटा दो, मतलब ए में से सी वाले हटा दो, तो ए और सी को देखते हैं पहले, ए कहाँ पर एरिया और सी एरिया, तो 3 और 6 आ रहे हैं, 3 और 6 इसमें हटा दो, देखो सी में 3 और 6 दे रखे हैं, हमें माइनस करना है ना, तो जो ए वाले अवयव है उसमें 3 और 6, मतलब सी वाले सी के हटा देते हैं, सी के अवयव हटा देते हैं, 3 और 6 हटा दिया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचा और 5, ये अवयव हमारे पास बच गए, ठीक है, ए माइनस सी के, तो ए माइनस सी के आ गए हमारे पास। अब देखो डी माइनस ई निकाल लेते हैं, पहली संख्या है डी माइनस ई, तो यहाँ लिखेंगे हम डी माइनस ई, मतलब डी के अवयवों से ई वाले हम घटा लेंगे, ई वाले हटा दो, तो ई वाले डी माइनस ई
है ना, तो डी कहाँ पर है, एरिया, और ई एरिया, तो इसमें तो कुछ है ही ना, कुछ नहीं है, ई वाले हटाने हैं ना, डी माइनस ई करने हैं, सही बात है, डी माइनस क्या करने हैं हमें, ई करने हैं, तो डी माइनस ई, तो ई में तो हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है ना, और 6 तो इसमें है नहीं, तो भाई ऐसे लिख देंगे ये वाले, बात को समझने की कोशिश करो, 1 2 3, है ना, ये ई में दे रखे हैं, और 6 में देखो, एफ में ई में जो है दे रखा है, क्या दे रखा है, ई में दे रखा है, ये ई में क्या दे रखा है, ई में दे रखा है 6, तो 6 इसमें घटा था, 6 इसमें दिया ही नहीं, तो बस ऐसे लिख देंगे ई का, तो ये हमारे पास डी माइनस ई आ जाएगा, 1 2 3, डी माइनस ई 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो भाई क्या बचा, और कौन कौन से पार्ट बच गए, देखो भाई इसके बाद यहाँ का निकाल दिया, तो देखो अब जो है हम क्या निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और एफ डैश, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एफ डैश दे रखा है, यहाँ भी एफ डैश दे रखा है, तो सबसे पहले हम एफ डैश निकाल लेते हैं। जब हम पहले एफ डैश निकाल लेंगे तो ये वाली वैल्यू निकालनी बहुत आसान हो जाएगी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश। देखो एफ डैश कैसे निकलेगा, एफ डैश का मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब है कि एफ नहीं, किसमें से नहीं है, एफ नॉट, एफ डैश का मतलब है एफ नॉट या एफ नहीं, मतलब सैंपल इसमें से एफ घटा देंगे, तो एस माइनस एफ, इसका मतलब हो जाएगा एफ डैश। तो एस क्या है, देखो भाई एस हमारे पास देखो ये वैल्यू दे रखी है, और एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है हमारे पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू दे रखी है वो एफ की दे रखी है, एफ में 3 4 5 और 6 आती है वैल्यू, एफ में जो आ रही है, तो इसमें से घटा देंगे, मतलब एफ वाली वैल्यू एस में से घटा दो, तो एफ की जो वैल्यू है इसमें से वो वाली हटाने के बाद जो बची वो लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 बचेगा, 1 2, तो ये 1 2 जो है हमारे पास एफ डैश आ गया, क्योंकि 3 4 5 ये पूरी सभी इसमें आ रही है। चलो भाई हमने क्या निकाल लिया, एफ डैश निकल गया हमारा। अब हम इसके बाद निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर, तो एफ इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देख लो भाई दोनों में क्या कॉमन है, देखो भाई ई तो एरिया और एफ डैश की एरिया है ना, तो ई और एफ डैश में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ई में तो है 6 और एफ डैश में 1 2, कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय मतलब फाई है, तो ये हमने क्या ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकाल दिया, हमारे पास ये आ गया, और एफ डैश हमने निकाल दिया, तो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।